Hi everyone. Now, in this second part, we will be starting with some of the basic concepts. Firstly, we will start with national income and per capita income. These concepts are important not only for your living standard, but also they are the building blocks of economics. Okay, so let me start with national income. So, if we break down the term national and income, ओके सो इनकम का मतलब हम सबको पता होगा मोर और लेस कमाई आय हिंदी में हम जैसे बोलते हैं राइट नेशनल इसको हम आगे समझते हैं कि कैसे देखते हैं हम इसको ठीक है सिंपलिसिटी के लिए हम लेते हैं कि एक घर है हाउस नंबर ए एंड हाउस नंबर बी इसमें भी 5 लोग रहते हैं हाउस नंबर ए में बी में भी 5 लोग रहते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 इन लोगों का इनकम जो है हाउस नंबर ए का फर्स्ट पर्सन कमाता है 10,000 सेकंड पर्सन कमाता है 5,000 थर्ड पर्सन कमाता है 15,000 फोर्थ इज 10,000 एंड देन लास्ट वन इज अगेन 10,000 सो टोटल इज 50,000 राइट अगर हम हाउस बी में देखते हैं तो इस एग्जाम्पल में हमारे फर्स्ट पर्सन कमाता है 5,000 सेकंड इज 3,000 थर्ड इज 2,000 then 10 and 5,000 okay the total comes out to be 25,000 so अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं कि हाउस नंबर ए का टोटल इनकम कितना होगा तो आप बोलोगे मैम हम इन सबको सम करेंगे एंड टोटल इनकम हाउस नंबर ए का है 50,000 दैट इज द करेक्ट आंसर अगर हाउस नंबर बी का पूछूं तो यू विल से मैम इट्स 25,000 अगर ये हाउस नंबर ए की जगह मैं बोलूं कि ये कंट्री है हाउस नंबर बी की जगह बोलूं मैं ये कोई कंट्री है अगर मैं हाउस नंबर ए को बोलूं कि हमारा इंडिया है ओके तो हाउस नंबर ए मतलब हमारा इंडिया तो इंडिया की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 50,000 इंडिया हम किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ रहने वाले लोगों से राइट यहाँ रहने वाले लोग जो कमाई करते हैं जो इनकम करते हैं उन सब का समेशन हम बोलते हैं नेशनल इनकम ठीक है अब ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे जब हम जीडीपी पढ़ेंगे कि एनएफआईए क्या होता है हम इसमें इंडिया में रहने वाले कौन से लोगों को इंक्लूड करते हैं कौन से लोगों को एक्सक्लूड करते हैं या इसके मेथड्स क्या क्या हैं इनकम कैलकुलेट करने के क्योंकि हम अगर घर का कैलकुलेट करें तो बहुत ज्यादा इजी है लेकिन अगर आप अपने सिटी का ही कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत टफ पड़ जाएगा हमें तो पूरी कंट्री का कैलकुलेट करना है तो इसके कई मेथड्स हैं कई एक्सक्लूजन है इंक्लूजन है और एक ये एनएफआईए का भी कॉन्सेप्ट है ओके तो हम ये आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी नेशनल इनकम समझने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि जितने भी लोग हैं एक कंट्री के उनकी सारी इनकम को अगर हम प्लस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी नेशनल इनकम नेशन की इनकम ठीक है नेशन की कमाई हिंदी में अगर बोले तो ठीक है तो आप ऐसे वर्ड्स को ब्रेक करके भी मीनिंग निकाल सकते हो जो कि बहुत इजीली निकल आएंगे तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लगेगा जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होता है सेकेंड कॉन्सेप्ट है पर कैपिटा इनकम राइट अब अगर इस केस में मैं बोलूं मैं यहाँ लिख लेती हूँ हाउस नंबर ए का हमारा नेशनल इनकम कितना आया था 50,000 हाउस नंबर बी का नेशनल इनकम हमारा कितना आया था 25,000 ठीक है यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने थे 5 और यहाँ भी सेम 5 अब पर कैपिटा इनकम अगर अपन वर्ड को ब्रेक करते हैं इनकम हमको पता है इस पे काम नहीं करना पर और कैपिटा पे करते हैं तो अपन ने सुना होगा पर एनम मतलब हर एक साल पर मंथ पर डे ठीक है हमको पर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है अगर अपन एकदम लेमैन की लैंग्वेज से चले तो कैपिटा ठीक है अब अगर आपको मैं बोलूं कि ये हमने नेशनल इनकम पूरी एक कंट्री की तो निकाल ली कि ये पूरी कंट्री कमाती है 50,000 रुपए ये वाली पूरी कंट्री कमा रही है 25,000 रुपए लेकिन मेरे को देखना है यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है पर से समझ आया पर पर्सन
हर एक व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, नॉर्मल नेशनल इनकम निकालूंगी, मैं उसको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दूंगी, या फिर मैं पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूंगी। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम, मैंने शॉर्ट में लिखा है अभी। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या आएगा, हमारी पर कैपिटा इनकम 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10,000। और इस वाले केस में क्या आएगा, 25,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 5,000। ठीक है, अब इस केस में आप मेरे को देख के बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सी इकोनॉमी अच्छी है। इसमें भी 5 लोग हैं, हम इकोनॉमी देखने के लिए क्या देखेंगे, पॉपुलेशन कितनी है, राइट, एक वो भी फैक्टर है। 5 लोग हैं, इसमें भी 5 लोग हैं। यहाँ पे हर एक बंदा अप्रोक्स 10,000 रुपए कमा रहा है, यहाँ पे हर एक बंदा ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए कमा रहा है। तो कौन सी इकोनॉमी अच्छी है, तो आप बोलोगे मैम ये ए वाली इकोनॉमी अच्छी है, हमारे इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, राइट। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अगर मैं इसको नॉर्मल बुकिश फॉर्मूले में पुट करना चाहूँ, तो पर कैपिटा इनकम का ये फॉर्मूला है, नेशनल इनकम बाय नंबर ऑफ पर्सन्स और पॉपुलेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब जैसे हम बोलते हैं कि हमारी अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमको दिक्कत है, तो ऐसा क्यों है, अगर हमारी अनएम्प्लॉयड ग्रोथ हो रही है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, और लेकिन नेशनल इनकम बढ़ नहीं रही है उस रेट से, क्योंकि लोग कमा नहीं रहे, अनएम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ पॉपुलेशन प्लस होती जा रही है, तो क्या होगा, हमारी पर कैपिटा इनकम गिर जाएगी, राइट। So this was the concept of national income and per capita income. I hope it is clear. Next, we will be taking up land settlement, zamindari system or revenue settlement system. Okay. So let me take you over here. Yeah. So पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यहाँ मैं ब्रिटिश BR लिख रही हूँ, इसका मतलब ब्रिटिशर्स है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपन मानते हैं कि जैसे ये पूरी इंडिया की लैंड है, राइट। ब्रिटिशर्स को किस चीज से मतलब था, पैसे से, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं था, उनको ये था हम जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इन लोगों ने क्या करा, लैंड्स को डिवाइड करा पार्ट्स में, ओके। फिर इनने बोला कि हम ऑक्शन करेंगे, जैसे जो वाला एरिया मैंने कलर करा है, ये वाला एरिया एक, एंड ये, एंड ये, ठीक है, हम इसको ऑक्शन करेंगे। तो ऑक्शन कैसे होगा, कि जमींदार आएंगे ऑक्शन में, लोग आए कि ब्रिटिश सरकार ऑक्शन कर रही है, तो लोग आए कि हम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली जो ए लैंड है, इसकी बोली लगी ग्रीन कलर में जो है, ठीक है। तो इसने बोला कि इस लैंड से मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा ब्रिटिशर्स को, ठीक है। ये पर्सन ने बोला मैं इस लैंड से आपको 1,50,000 दूंगा, इसने बोला मैं आपको 80,000 दूंगा। तो ब्रिटिशर्स ये लैंड के राइट्स किसको दे देंगे, 1,50,000 को। तो ये वाली लैंड किसके पास चली गई, इस पर्सन के पास। तो अपन मान के चलते हैं कि ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। तो मिस्टर एक्स के पास कौन सी लैंड है, ए, और ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गया 1,50,000। ब्रिटिशर्स खुश क्योंकि उनके पास पैसा आ गया है। अब मिस्टर एक्स ने लैंड तो ले ली, लेकिन ये अपनी जेब से तो पैसा देंगे नहीं इनको 1,50,000। तो अब मिस्टर एक्स जाएंगे इस लैंड पे, और सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में तब क्या होता था, एग्रीकल्चर। हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, उसको फिर सेल करते हैं, तो हमको उससे क्या मिलता है, पैसा। तो ये जाएंगे फार्मर्स के पास, पीजेंट्स के पास, और उनको बोलेंगे कि ये जो पीस ऑफ लैंड है ए, मैं इसका जमींदार हूँ, ठीक है। तो फार्मर्स को बोलेंगे, काफी सारे फार्मर्स है, ठीक है, PQRST, ये फार्मर्स इधर काम करते हैं। तो ये इनको बोलेगा मिस्टर एक्स जाके कि मैं इस लैंड का जमींदार हूँ, आप इस लैंड से मेरे को पैसा कमा के दो,
और इस लैंड में मेरे को इतना चाहिए कि आप मेरे को 2 लाख रुपए कमा के दो। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग लैंड कल्टिवेट करेंगे। ठीक है, PQRS लैंड कल्टिवेट करेंगे, क्रॉप काटेंगे और पैसा निकालेंगे। तो इसमें क्या लगता है कि क्या ब्रिटिशर्स जो है उनने लैंड की परवाह करी कि हमारी लैंड ओवर एक्सप्लॉइट ना हो, या जो इंडिया की लैंड है उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, फर्टिलाइजर्स यूज हो, फूड सिक्योरिटी हो? क्या ब्रिटिशर्स को इन सब चीजों से मतलब है? आंसर इज नो। उनको पैसे से मतलब है जो उन्हें 1,50,000 ऑप्शन के थ्रू मिल गया। ये जो जमींदार है मिस्टर एक्स, इसने 1,50,000 ब्रिटिशर्स को दिया, तब इसको भी अपना पैसा निकालना है कुछ प्रॉफिट के साथ, जहां पे जो 50,000 प्रॉफिट बनेगा। तो क्या ये देखेगा कि लैंड का प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, या लैंड में इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो, या फर्टिलाइजर हो? नहीं, इसको भी यही मतलब है कि मेरे को पैसा निकालना है। या फार्मर्स देखेंगे, क्योंकि फार्मर्स सिर्फ काम करते थे, इन लोगों के पास पैसा होता नहीं था, तो ये लोग लैंड में इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड होती गई। पहले अगर आप मानो 1 एकड़ में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 टन वीट हो जा रहा है, तो धीरे 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 साल दर साल क्या करा इन लोगों ने, क्योंकि लैंड को ओवर एक्सप्लॉइट करा, उसकी फर्टिलिटी पे, इरिगेशन पे, किसी पे काम नहीं करा, तो ये सिर्फ 1 टन हो गया। ठीक है, 1 टन वीट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर जैसे अपन मान के चले कि ये बात है 1890 की, तो ये हो गया 1895। लेकिन यहाँ पे अगर 1890 में ब्रिटिश सरकार मांग रही है इनसे 1,50,000 रुपए, तो आपको क्या लगता है 5 साल बाद पैसा कम करेगी या बढ़ाएगी? नॉर्मली पैसा बढ़ता ही है ईयर दर ईयर। तो ये ब्रिटिश सरकार बोलेगी, "अब मेरे को 1,60 दो इस लैंड से, 10,000।" तो और हमारा प्रोडक्शन तो कम हो गया क्योंकि हमने लैंड पे ध्यान नहीं दिया। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, मिस्टर एक्स ही थे, तो ब्रिटिशर्स बोलेंगे मिस्टर एक्स से कि अब आपसे हो नहीं पा रही है ये चीज, आप पैसा हमको दे नहीं पा रहे हो। तो ये वापस जाएंगे और इस लैंड का वापस से ऑक्शन कर देंगे कि मिस्टर एक्स काम नहीं कर पा रहे, तो मिस्टर एक्स को करो रिमूव। और फिर ये वापस से ऑक्शन करेंगे, फिर ऑक्शन में अगर कोई आएगा तो फिर ये उनको उसको लैंड दे देंगे। तब ऑक्शन में कोई बंदा उसको 1,60,000 दे देगा ब्रिटिशर्स को। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स विन विन सिचुएशन में थे। आई होप आपको ये सिस्टम समझ आया है। अब अपन इसको टर्म्स दे देते हैं, जो हमारे बुक में टर्म्स दी हुई हैं कि क्या क्या चीज है। ये जो ऑप्शन होता था, ये जो मैंने आपको बताया 1 लाख, 1,50,000, 80,000, ये जो ऑप्शन होता था इसको हम बोलते थे रेवेन्यू सेटलमेंट। रेवेन्यू सेटलमेंट, क्योंकि एक बार ये सेटल कर लिया इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, कि हमको तो इतना पैसा चाहिए, अब आगे आप देखो। और ये ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स स्मार्ट थे। उन्हें पता था कि अगर ये लैंड 1,00,000 रुपए निकाल सकती है, तो वो लोग 1,10,000 मांगते थे। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि 1,00,000 लैंड निकाल पा रही है तो आप 80 मेरे को दे दो, 20 अपने पास रखो। वो कभी भी ये नहीं करते थे, वो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करते थे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू सेटलमेंट। जमींदार समझ आ गए कौन हो गए? जो जमीन, जमीन अपन को पता है धरती दार होल्डर, लैंड होल्डर्स। ठीक है, लैंड होल्डर हालांकि अलग टर्म है, लेकिन जमींदार आप लैंड से रिलेट कर सकते हैं अगर आप वर्ड से डिराइव करना चाहें तो। ये हमारा सिस्टम हो गया। ऐसे ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे, और ऐसे ये लोग लैंड्स के राइट्स इधर से उधर, उधर से इधर छीन के लोगों को यहाँ वहां देते थे। अल्टीमेटली क्या होता था, हमारी लैंड डिग्रेड हो जाती थी, हमारे फार्मर्स पुअर से पुअर होते जा रहे थे, और हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे अगर अपन ने देखा कि पहले 2 टन बन रहा था, अब सिर्फ 1 टन बन रहा है। लेकिन खाने वाले लोग धीरे धीरे, पॉपुलेशन भी तो 5 साल में ग्रो ही करी होगी ना। खाने वाले लोग बड़े होंगे लेकिन आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आप सोचो फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, लोगों को खाना नहीं होगा खाने को। तो ये सब इस चीज के रिpercussions थे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम इंडिया के कंटेक्स्ट में समझेंगे। जैसे इंडिया में आप अगर वर्ड से इसको डिराइव करना चाहें तो, मैंने जब पढ़ा था तब मैंने ये किया था इम्पोर्ट। मैंने इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया था वर्ड को। पोर्ट, पोर्ट हमको समझ आता है क्या है। हम जनरली जब पुराने टाइम में हम ट्रांसपोर्ट करते थे, तो या गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता था, तो वो जनरली रेलवेज, अभी भी रोडवेज, एयरवेज या वाटरवेज, ठीक है, इन सब से होता है। रेलवे में हमें स्टेशन मिलते हैं, रोडवेज में बस अड्डा और ये सब रहता है, यहाँ पे एयरवेज में हमारा एयरपोर्ट्स रहते हैं,
वाटरवेज में हमारे पोर्ट रहते हैं। तो इम्पोर्ट, क्योंकि पुराने टाइम में जनरली वाटर से या रोडवेज से आया जाया करता था। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से रिमेम्बर करा था, अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो। इम को मैंने इन कर दिया था, ठीक है, IN, एम की जगह एन कर दिया था। ठीक है, तो इन पोर्ट, पोर्ट के थ्रू सामान अंदर आया इंडिया के। ठीक है, सामान अंदर आया, हमने अगर कोई गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, आप किसी भी दुकान पे जाते हो, कोई सामान लेते हो, तो आप बदले में क्या देते हो? पैसा। तो इम्पोर्ट के चक्कर में अगर हम देखो कि पूरा इंडिया आपका घर है, तो आपके पास सामान आ रहा है, मान लीजिए यूएसए से आपके पास सामान आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपके पास यूएसए से सामान आ रहा है, तो ये इंडिया में आया इम्पोर्ट, और बाहर क्या गया? पैसा, क्योंकि आपको पैसा पे करना रहेगा, कोई भी सामान खरीदते हो आप पैसा देते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट, यहाँ से इंडिया से सामान बाहर गया, ठीक है, हमने मान लीजिए अपना कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स बना के यूएसए में भेजा, तो हमको उसके बदले में यूएस क्या देगा? अमाउंट, पैसा। आपको क्या लगता है किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिशियल होता है, पैसा आना या पैसा जाना? पैसा आना या फिर पैसा जाना? मेनली आना। अगर हम एक्सपोर्ट हमारे बढ़ जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि एक तो हम गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, हमें एक्सपोर्ट बढ़ने से हमें क्या क्या फायदे रहेंगे। हम ये नॉर्मल लेमैन की भाषा में अगर अपन सोचें कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, मतलब हम क्या कर रहे हैं? गुड्स इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, तो और पैसा अंदर आ रहा है। तो अगर हम इंडिया से गुड्स बाहर भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाएंगे पहले गुड्स बनाने की, ठीक है, तो ये जिस लैंड पे बनेगा उसके लैंडलॉर्ड को रेंट जाएगा, उसकी इनकम होगी, राइट, उसकी इनकम बढ़ेगी। यहाँ पे वर्कर्स को काम मिलेगा, तो जॉब बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा लोगों के पास, राइट। फिर ये जो फैक्ट्री है ये गुड्स बना के बाहर बेचेगी, ठीक है, तो इन लोगों को पैसा आएगा, तो ये वाले लोग भी रिच होंगे। तो ओवरऑल ये हमारी कंट्री के लिए कितने एक्सपेक्ट्स में बेनिफिट कर रहा है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। इसलिए अगर आप देखोगे आजकल न्यूज में, तो ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज आती हैं कि लोग एक्सपोर्ट पे काम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। हम अगर अपन यहाँ बेसिक में, हालांकि ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है, तो मैं ट्राई करके देखती हूँ अगर आप लोग लिंक कर पाते हैं तो। अगर जैसे मान लीजिए ये गवर्नमेंट है, आप अपने आप को भी गवर्नमेंट की जगह रखिएगा कि आप पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए। एक हो रहा है आपकी कंट्री में इम्पोर्ट, मतलब सामान बाहर से आ रहा है। एक आपके कंट्री वाले कर रहे हैं एक्सपोर्ट, सामान बाहर भेज रहे हैं, सामान बाहर भेजेंगे तो पैसा अंदर आएगा। तो आप एज ए गवर्नमेंट किस चीज को प्रमोट करोगे? आप प्रमोट करोगे एक्सपोर्ट को कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, क्योंकि कंट्री में पैसा आएगा, पैसा सबको चाहिए, और आप इम्पोर्ट को डिस्करेज करोगे। इम्पोर्ट से होता क्या है? जैसे हम मान लो आप चाइना से, अपन बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, दिवाली पे जो हमारी एलईडी लाइट्स आती है जो हम घर में लगाते हैं, अगर वो हम चाइना से मंगवा रहे हैं, राइट, अगर वो हम लोगों को 20 रुपए की भी पड़ रही है, तो हमारा कोई तो इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चर होगा जो उसको 30 का बना रहा है, तो इसको तो नुकसान हो रहा है, हमारे इंडिया के आदमी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाहर से सस्ता सामान आ रहा है, और फायदे में कौन है? चाइना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आप अगर गवर्नमेंट की जगह होगे तो आपको क्या करना चाहिए? आप इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगा दो। ड्यूटी को अपन अभी आप टैक्स की तरह भी ले सकते हो, हालांकि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आप टैक्स समझ सकते हो कि सरकार आपसे टैक्स ले रही है। तो अगर कोई भी इंसान चाइना से मान लो सामान लाना चाह रहा है 20 रुपए का, और उस आपको पता है एज अ सरकार की इंडिया में 30 का मिल रहा है, तो आप कितने की ड्यूटी लगा दोगे? 10 रुपए की, कि चाइना वाला सामान भी 30 का हो जाए, यहाँ का भी 30 है, फेयर कॉम्पिटिशन है, दोनों में जो क्वालिटी अच्छी होगी वो चल जाएगा, राइट। तो इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगाने से हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है। क्या हमको एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगानी चाहिए? आंसर इज सम नो, बट समटाइम्स ये लोग लगाते हैं। हम वो भी रीजन देखते हैं कि क्यों लगाते हैं, वो हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे कि एक्सपोर्ट पे ड्यूटी कब लगती है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो हमारे, अब सोच के देखो कि आप यहाँ पे कोई गुड्स बना रहे हो जिसकी वैल्यू है 50 रुपीज, राइट,
अगर सरकार ने उसे यूएसए भेजने के लिए 10 रुपए की ड्यूटी लगा दी तो आपको गुड कितने का बाहर यूएस वालों को कितना का पड़ेगा, 60 रुपए का। तो वो तो 10 रुपए महंगा ही हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है, यहाँ पे सब्सिडियां देती है कि हम 10 रुपए अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप 40 का गुड्स बाहर बेचो, तो बाहर से पैसा लेके आप इंडिया के अंदर आओ। तो ऐसे टैक्स और सब्सिडी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ये थोड़ा मैं यहाँ से, ये जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज और ये सब है, इधर से मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल में चली गई हूँ। इस चीज को मैं दोबारा से रिपीट करूंगी आगे आने वाले सेशंस में। बट अगर आपको समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे को बेसिकली आपको सिर्फ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब समझाना था। राइट, आई होप ये सब चीजें आपको समझ आई होंगी। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल गुड्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम आगे और गुड्स बना सकते हैं। लाइक अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, इसकी आप कोई मशीन लेकर आते हो, जो मशीन टी शर्ट्स बनाती है, ठीक है, या आप 1000 रुपए हैं, इससे आप जाके रेस्टोरेंट में खाना खा आते हो, ठीक है, जिसका आगे कोई यूज नहीं है। तो आपने कहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, यहाँ पे, जिससे आपकी कैपिटल फॉर्म हो रही है, जो आगे आपको रेवेन्यू अर्न करके देगी। आपने यहाँ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करा, टी शर्ट्स आपको पैसा कमा के वापस करेंगे, आप 10,000 का 1 लाख बना लोगे। राइट, या आपने यहाँ ऐसे ही उड़ा दिया, तो आप इस पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं करा, तो ये जीरो हो जाएगा आपका अमाउंट। राइट, ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट पे इस सेशन के, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सो पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। सो जैसे नाम समझ आ रहा है, पब्लिक मतलब सबके लिए, जैसे हम यूज करते हैं पब्लिक बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे कोई ऐसा होता है कि किसी को मना किया जाता है कि आप नहीं आओ, या आपको एंट्री अलाउड नहीं है, इस पर्टिकुलर कास्ट, इस पर्टिकुलर रिलीजन या इस पर्टिकुलर रेस के लोगों को एंट्री अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पब्लिक के लिए ओपन है। पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक, कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये जनरली डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, ठीक है। और प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, ये प्राइवेट प्लेयर्स के रहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो हो सकता है आपको कहीं एंट्री फीस देनी पड़े, उसके बाद आपको सही वो मिले, या आपको उस जगह का पैसा देना पड़ेगा, फिर आपको वो चीज एक्सपीरियंस करने मिलेगी। जैसे आप किसी भी सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जाते हो, तो आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं। राइट, वो फ्री नहीं है कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप उसे अवेल कर लो, क्योंकि वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं जिनका मोटिव है पैसा कमाना। गवर्नमेंट का मोटिव पैसा कमाना नहीं है। गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, वेलफेयर, जितने उसके लोग हैं उन सबका वेलफेयर, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट का मोटिव पैसा कमाना नहीं है, तो वो उसकी जितनी भी, जैसे पब्लिक पार्क हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, आपको अगर जैसे आप आईआरसीटी से टिकट बुक कराते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो उसका रनिंग कॉस्ट है, आईआरसीटी वैसे भी लॉस में चल रहा है, जितना उसका रनिंग कॉस्ट है, आपको सिर्फ बहुत नॉमिनल अमाउंट की बड़े से बड़े जगह की जाने की नॉर्मल स्लीपर की टिकट मिल जाती है। स्लीपर की टिकट में तो ये लोग टैक्स भी नहीं लगाते हैं। राइट, तो सरकार का मोटिव पैसा कमाना नहीं है, सरकार का मोटिव वेलफेयर करना है। सरकार लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। सरकार हम लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट क्यों नहीं करती, ऐसा नहीं है कि वो अ, मतलब करना चाहती है या अभी नहीं कर रही है, आगे कर सकती है। सरकार लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया हुआ है। कुछ कुछ जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन इन जनरल वो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, वो बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आज ये सरकार है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, दूसरी आई तो वो करेगी, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में जहाँ एक्सेप्शंस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां हो सकता है, अदरवाइज नहीं। प्राइवेट गुड्स आप समझ गए, जैसे आप रिलायंस या आप किसी भी मूवी हॉल में गए हो, वहां पे आपको पैसा पे करोगे तब आपको सर्विसेज मिलेंगी, क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव है, उनको वेलफेयर से मतलब नहीं है। ओके, तो इससे आपको समझ आया होगा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं सारे जो हमने करे हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में आया था उसने इंडिया को किस किस तरह से इम्पैक्ट किया, उसके कारण क्या क्या हुआ, हमारी पॉलिसीज कैसे चेंज हुई और उसका सॉल्यूशन क्या था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।